हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर निरंतर बने हुए हैं। चलिए आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा जोर दिलाते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ आरबीएसई कक्षा 10 का जो विज्ञान का जो अपनी संस्करण चल रहा है 2019-20 में अपने विद्यालयों में, उसको फ्रेंड्स देखिए इसमें अपन आज करने वाले हैं। इसके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना कक्षा 10 के, वो अपन पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक जितने भी इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं अपने सिलेबस में, वो सारे अपन इस वीडियो में करेंगे। एक ही वीडियो में अपन पूरी कक्षा 10 के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पर अंत तक बने रहिए, कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को स्किप कीजिएगा मत, क्योंकि ऑथेंटिक बुक है, ऑथेंटिक बुक के ऑप्शनल क्वेश्चन है, इनको तो आपको घोल कर ही पी जाना है। बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में एज इट इज यहीं से ही क्वेश्चन उठा लिया जाए और आपके पेपर में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। इसमें अपने को 20 चैप्टर दिए हुए हैं। अब अपन शुरू से एक एक चैप्टर के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना पहला जो चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसमें जो जितने भी अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे जो क्वेश्चन यहाँ पर करवा रही हूँ उनको एकदम से घोल कर पी जाना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। देखिए पहला है आपका, नारू रोग का रोगजनक क्या है। तो नारू रोग का रोगजनक है जीवाणु है, विषाणु है, कृमि है या प्रोटोजोआ है। तो नारू रोग का रोगजनक है अपना कृमि। सेकंड है, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। कितना? 120/80 mmHg। थर्ड है, तंबाकू किस कुल का पादप है। तंबाकू पादप है सोलेनेसी कुल का। कौन से कुल का? सोलेनेसी कुल का। नेक्स्ट है अपना, मदिरा का मुख्य घटक है। मदिरा का मुख्य घटक क्या है? एथेन होता है। तो देखिए C2H5OH क्या है? C2H5OH ये मदिरा का मुख्य घटक है। देखिए आगे अपना, आयोडीन की कमी से रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। इस चैप्टर में अपने सिर्फ ये 5 ही प्रश्न उत्तर दिए हुए थे वस्तुनिष्ठ प्रकार के। अब देखिए अपना सेकंड चैप्टर है मानव तंत्र। मानव तंत्र में सारे ही तंत्र सम्मिलित कर लिए जाते हैं, जितने भी अपने तंत्र हैं वो। तो देखिए अब इसके भी सारे क्वेश्चन अपन कर लेते हैं फटाफट। पहला है अपने कि विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति कौन नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स ये होती है अपनी संवर्णी पेशियां। संवर्णी पेशियां जो होती हैं वो विभिन्न स्तरों पर अपने भोजन और पाचित जो रस होते हैं और जो अपना अवशिष्ट होता है उनकी गति को क्या करते हैं? अपने नियंत्रित करती हैं। नेक्स्ट है अपना, निम्न में से कौन से दंत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं। तो सबसे ज्यादा विकसित दांत जो मांसाहारियों में होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं अपने रदनक, जिनको अपन कैनाइन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो आपको थोड़ी साउंड में ऐसे अजीब सा लग रहा होगा, जुकाम हो रखी, लेकिन वीडियो आपके लिए बनाना था इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। तो आप साउंड पर मत जाइएगा, सिर्फ मैटर पर ध्यान दीजिएगा। ओके आगे देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन है कि एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है। क्या है एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य? अपने को सबको पता है कि भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकना जो एपिग्लोटिस है उसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है, एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया यहाँ संपन्न की जाती है। कहाँ पर? ग्रहणी या ड्यूडेनम अपन जिसको कहते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा एंजाइमों के द्वारा भोजन पाचन की क्रिया की जाती है। निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि नहीं है अपने, पीयूष ग्रंथि नहीं है अपने को पता है, बाकी कर्ण पूर्व ग्रंथि लार ग्रंथि है, अधोजम ग्रंथि लार ग्रंथि है, अधोजीवा ग्रंथि लार ग्रंथि है। नेक्स्ट है अपने, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता। अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता अपना रेनिन। बाकी जो अपना एमिलेज है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है, ये अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा अंग द्वितीय श्वसन अंग है। द्वितीय श्वसन अंग क्या है? मुख है अपना। बाकी नासिका, नासाग्रसनी और स्वर यंत्र क्या है? ये अपने प्रथम श्वसन अंग है। बाकी अपने जो मुख है वो क्या कहलाता है? वो अपना द्वितीय श्वसन अंग कहलाता है। नेक्स्ट है अपने, बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या है कितनी? 2। बाएं जो भाग होगा ना उसमें हमेशा कम तो संख्याएं पाई जाएंगी और वो छोटे होंगे अपेक्षाकृत अपने दाएं भाग से। तो बाएं भाग में कितनी पाई जाती है? 2। और दाएं भाग में कितनी होती है? 3 होती हैं। ऐसे ही अपने हृदय में भी होता है। हृदय में भी बाएं भाग में बाइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है और दाएं भाग में ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है। ऐसे ही अपने फेफड़े में बाएं भाग में 2 खंडों में बटा होता है अपना फेफड़ा, और जबकि दाएं भाग में 3 खंडों में बटा होता है। ओके आगे देखिए, एल्वियोलाई में पाई जाती है। एल्वियोलाई में पाए जाते हैं शल्की उपकला। शल्की उपकला जो है वो किसमें पाई जाती है? वो एल्वियोलाई में पाई जाती है। नेक्स्ट अपना, रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अपना प्लाज्मा। आगे अपना, साधारणतः लाल रुधिर कणिकाओं का विकास कहाँ होता है? सबको पता है स्प्लीन में होता है। ये देखिए कि निम्न में से कौन सी कोशिका श्वेत रक्त कणिका नहीं है। तो श्वेत रक्त कणिका नहीं है अपने बिंबाणु। श्वेत रक्त कणिका नहीं है अपने बिंबाणु। नेक्स्ट है अपना, किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर ए व बी दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं। तो ए और बी दोनों प्रतिजन कौन सी पर उपस्थित होते हैं? वो अपने ए बी पर उपस्थित होते हैं।
नेक्स्ट है अपना परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय में कितनी बार गुजरता है, 2 बार गुजरता है, इसीलिए इसको अपन डबल सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है अपना मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। फिर है ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है, तो ग्लोमेरुलस बोमेन संपुट में पाया जाता है। नेक्स्ट है अपना प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन है अपने टेस्टोस्टेरोन, और स्त्रियों में कौन सा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। निम्न में से प्राथमिक लैंगिक अंग है वो कौन सा है अपना, एक तो अंडाशय है, दूसरा है वृषण। अंडाशय स्त्रियों में और वृषण पुरुषों में। आगे है अपना कि प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को पहुंचाती हैं कहाँ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक पहुंचाती है। जो प्रेरक तंत्रिकाएं होती है वो उद्दीपकों को अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहाँ पाया जाता है, ये मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। आगे है आपका कि पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्त्रावित नहीं करती है, तो ये अपने मेलेटोनिन हार्मोन होती है उसको स्त्रावित नहीं करती है अपनी पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है आपका दैनिक लय में नियमन के लिए उत्तरदायी है। दैनिक लय में नियमन के लिए क्या उत्तरदायी है, अपने पीनियल ग्रंथि उत्तरदायी है। ये अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ओके, ये अपन ने सेकंड चैप्टर का देख लिया जो अपने मानव तंत्र था उनके। अब थर्ड चैप्टर है अपना अनुवांशिकी, ये अपने सिलेबस में है नहीं रीड के, तो देखिए अपने को इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ चैप्टर है अपना प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, ये अपना ब्लड के रक्त समूह से थोड़ा आ जाता है तो इसको अपने को करना पड़ेगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलिए इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं डैश में नहीं पाई जाती, किसमें नहीं पाई जाती, आमाशय में नहीं पाई जाती अपने को पता है, बाकी अस्थि मज्जा यकृत और लसिका परु में पाई जाती है। नेक्स्ट है अपना प्लाविक कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है, तो प्लाविक कोशिका किसका रूपांतरित स्वरूप है, ये बी लसिका कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है। नेक्स्ट है एंटीजनी निर्धारक निम्न में से किस में से पाए जाते हैं, तो ये अपने प्रतिजन में पाए जाते हैं। अगला है अपना प्रथम उत्पादी प्रतिरक्षी है, सबसे पहले कौन सी प्रतिरक्षी उत्पादित होती है, तो वो है अपनी IgM। नेक्स्ट है माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है, तो ये है अपने IgA। फिर रक्त में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, तो रक्त में उपकला कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किसने किया, तो रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। आगे देखिए कि सर्वदाता रक्त समूह है, तो अपना जो O है वो सर्वदाता है। नेक्स्ट है अपना कि गर्भ रक्ताणु रोकता है, जिसको अपन कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का प्रमुख कारण क्या है, तो ये अपने RH का बेजोड़ता, RH की बेजोड़ता के कारण जो अपना गर्भ है उसमें रक्ताणु रोकता हो जाती है। नेक्स्ट है अपना समजीवी आधान में किसका उपयोग होता है, तो समजीवी आधान में व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का उपयोग होता है। नेक्स्ट है कि रक्ताधान के दौरान बरती गई असावधानियों से कौन सा रोग नहीं होता है, तो इससे मलेरिया रोग नहीं होता है। नेक्स्ट है अपना निम्न में से कौन सा रक्त समूह विकल्पियों की समयुग्मजी अप्रभावी क्रिया का परिणाम है, तो वो है अपना O रुधिर वर्ग। आगे है निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग की आनुवांशिकता का अनुप्रयोग नहीं है, तो अपने ख और ग जिसमें मलेरिया का इलाज और डेंगू का इलाज है ये अपने आनुवांशिक नहीं होता है, बाकी हीमोफीलिया तो अपने आनुवांशिक रोग है, तो अपने ख और ग इसमें आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो अंगदान दिवस अपने मनाया जाता है 13 अगस्त को। कब, 13 अगस्त को। भारत में अंगदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या है प्रति 10 लाख में 0.8, कितनी, 0.8। अब आगे देखिए, आगे है अपना दैनिक जीवन में रसायन, ये भी अपने रीट लेवल पर दिया हुआ है तो इसको भी अपने को करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है अपने केमिस्ट्री के नाम पर। तो चलिए इसके भी क्वेश्चंस अपन फटाफट नजरों में से निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि क्षार का जलीय विलयन, क्षार जो है उसका जलीय विलयन क्या करता है, तो क्षार का जो जलीय विलयन है वो अपने को पता है लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है, क्षार का जलीय विलयन। नेक्स्ट है अपना अम्ल व क्षार के विलयन होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, अपने को सबको पता है अम्ल और क्षार के जो विलयन होते हैं वो। नेक्स्ट है कि पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है, जो पीएच है वो किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है, तो ये है अपने H+ हाइड्रोजन आयंस का। नेक्स्ट है किसी अम्लीय विलयन की पीएच होगी कितनी, 7 से कम होती है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो 4 होगी। हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है, तो अम्लीय माध्यम में होती है। HCl पाया जाता है ना अपने पेट में, तो अपना जो HCl है वो क्या है, वो अम्लीय तो है, एसिड ही तो है, तो अम्लीय माध्यम में हमारे उदर में भोजन का पाचन होता है। आगे है कि अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। नेक्स्ट है अपना धावन सोडा होता है, धावन सोडा क्या होता है, तो ये है Na2CO3.10H2O, धावन सोडा है Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट है कि विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है, तो ये क्लोरीन गैस देता है, जो विरंजक चूर्ण है उसको वायु में खुला रखेंगे तो ये क्लोरीन गैस देगा। आगे है कि साबुन कार्य करता है सिर्फ मृदु जल में, क्योंकि जो कठोर जल है उसमें वो झाग नहीं दे पाएगा, लम्स बन जाएंगे, लेकिन जो मृदु जल है उसमें क्या होता है, साबुन अपना आराम से कार्य करता है।
आगे है मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है अंदर की तरफ, याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन पूंछ कहाँ होती है, अंदर की तरफ होती है। लास्ट है अपना प्रोटॉन H+ ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं क्षार। जो प्रोटॉन H+ ग्रहण करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर देखिए, अपना नेक्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। ये भी अपने को सिलेबस में दिया गया है, तो अपने को इसके भी सारे क्वेश्चन है वो देखने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके भी जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उनको। देखिए जो अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है वो है कि FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन कहलाता है। जो FeCl3 है उसका FeCl2 में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये अपचयन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए कि एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी अपघटनीय। कौन सी होगी, अपने अपघटनीय होगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं अपचायक। क्या कहलाते हैं, अपचायक। नेक्स्ट है अपना दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं हैं उत्क्रमणीय। जो दोनों दिशाओं में होती हैं उनको कहते हैं उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शंस। फिर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं अपने उत्प्रेरक या कैटलिस्ट अपन जिनको कहते हैं। फिर है एंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरक। अपने को पता है एंजाइम जो है वो कैसे है, बायो कैटलिस्ट है, तो एंजाइम है वो है जैव उत्प्रेरक। नेक्स्ट आपका 2Mg + O2, ये कौन सी रिएक्शन है 2MgO। तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु का क्या हो रहा है, तो ये इसका हो रहा है ऑक्सीकृत या ऑक्सीडेशन। आगे देखिए, आगे है उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनमें जो चिन्ह दिखाए गए उनमें से कोई से का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं उनमें कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है आपका वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो जाती है कहलाती है स्वतः उत्प्रेरित। जो अपने आप ही बनने वाले उत्पाद से उत्प्रेरित हो जाती है उसको अपन कहते हैं स्वतः उत्प्रेरित। नेक्स्ट है अपना ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया है उसमें ऊष्मा का क्या होता है, वो बाहर निकलती है। ओके, ये अपना चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। इसके वस्तुनिष्ठ अपन ने देख लिए हैं। फिर अपना चैप्टर 7 परमाणु सिद्धांत और तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण व गुणधर्म, ये अपने सिलेबस में है नहीं चैप्टर 7 रीट लेवल पर, तो अपन अपना इसको स्किप कर सकते हैं। चैप्टर 8 है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन और उसके यौगिक जो है वो अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, तो अपने को इसके जो वस्तुनिष्ठ है वो करने पड़ेंगे। तो चलिए इसके भी वस्तुनिष्ठ देख लेते हैं। देखिए इसका पहला प्रश्न है कि मेथेन में बंद कोण का मान होता है, कितना होता है मेथेन में बंद कोण का मान, तो वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। नेक्स्ट है C5H10 हाइड्रोकार्बन है पेंटीन। C5H10 हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है, पेंटीन कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रियोन 11 का अणुसूत्र है CFCl3। क्या है, CFCl3। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आगे है अपना कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है, तो कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक है, वो है अपना ग्रेफाइट। फिर है प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता एवं तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इसे सल्फर के साथ गर्म करते हैं। इस क्रिया को कहते हैं वल्कनीकरण। क्या कहते हैं, इस क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। यदि कार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो पूर्व लग्न क्या होगा, तो पूर्व लग्न क्या होगा, आपने पता है प्रोप होगा। फिर है अपना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl का IUPAC नाम क्या है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम है 3-chloro-1-propane। 3-chloro-1-propane। ओके, ये भी अपन ने यहाँ पर इस चैप्टर के पूरे अपने ऑप्शनल कर लिए हैं। नेक्स्ट है अपने सामने चैप्टर लाइट, प्रकाश जिसको अपन कहते हैं, ये भी अपने सिलेबस में दिया हुआ है, तो अपने को इसके भी पूरे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं वो करने हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। देखिए अपने दे रखा है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से दर्पण में वृहद दृष्टि क्षेत्र दिखेगा, तो वृहद दृष्टि क्षेत्र किसमें दिखता है, उत्तल दर्पण में दिखता है। इसीलिए अपने जो गाड़ियां होती हैं उनके साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगाया जाता है ताकि पीछे का पूरा वृहद क्षेत्र दिख सके। नेक्स्ट आपका प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा किसमें होगा, निर्वात में होगा, ये तो सीधी सी बात है। आगे अपना किस प्रभाव के कारण टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये अपने अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है यदि एक दर्पण की फोकस दूरी +60 सेंटीमीटर है तो यह दर्पण होगा अपने होगा उत्तल दर्पण। प्लस है ना, तो ये होगा अपने उत्तल दर्पण। माइनस होता तो होता अवतल। आगे देखिए कि एक लेंस की क्षमता +2 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 0.5 होगी। 1/2 करेंगे तो कितना निकलेगा, 0.5 निकलेगा। नेक्स्ट है आपका दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। क्या होगी, जो दूरदृष्टि दोष होगा उसमें जो व्यक्ति होगा उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु जो है वो धुंधली दिखाई देती है। ओके, आगे देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के बराबर आकार का बने। तो इसमें आपको जो फॉर्मूला है 1/u = 1/v - 1/f, उससे आपको निकालना पड़ेगा। तो उसमें आपको वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा हुआ है, आभासी प्रतिबिंब के लेंस से दूरी कितनी होगी, तो ये होगी 20 सेंटीमीटर। ओके,
अब देखिए ये भी अपन ने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट है अपना चैप्टर विद्युत धारा, जो है ये भी अपने सिलेबस में दिया हुआ है, तो अपने को इसके भी जो जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो करने होंगे। तो चलिए इसके भी अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला अपने को दिया हुआ है कि कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, अपने को पता है। नेक्स्ट है यदि बल F व विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बन रहा हो तो किए गए कार्य का मान कितना होगा, तो ये होगा Fs कोस थीटा। कितना होगा, Fs कोस थीटा। नेक्स्ट है m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिमान हो तो गतिज ऊर्जा का मान हाफ mv² होगा। नेक्स्ट है m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान होगा कितना, mgh। नेक्स्ट अपना शक्ति का मात्रक है वाट। 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किए गए कार्य का मान कितना होगा, उसमें g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू पुट करके करेंगे तो उसका मान होगा अपने 40 जूल। नेक्स्ट है पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा का मान कितना होता है, तो वो नियत रहता है। यदि एक वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो ये 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा। कितना है, किलोवाट घंटा। आगे अपना लास्ट क्वेश्चन कि एक स्प्रिंग को प्रत्यास्थ सीमा में x दूरी तक संपीड़ित करने पर उसमें अर्जित स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, तो वो होगा अपना हाफ kx²। यहाँ पर स्प्रिंग नियतांक लिया है k, तो वो हो जाएगा हाफ kx²। तो ये भी अपन ने सारे यहाँ पर क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिए अपना नेक्स्ट चैप्टर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट अपने को दिया गया है कुछ प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन भी अपने वीक लेवल पर दिए हुए हैं, तो इसको भी अपने को करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर तो इसके भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए अपने पहला क्वेश्चन है कि खेजड़ी के बलिदान से संबंधित है, कौन संबंधित है, अमृता देवी संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये इसको अच्छे से याद रखिएगा। भू जल संकट के कारण क्या है, तो ये जल स्रोतों का प्रदूषण है, भूजल का अतिदोहन है, जल की अधिक मांग है। नेक्स्ट है अपना लाल आंकड़ों की पुस्तक किससे संबंधित है, तो ये अपने संकटग्रस्त वन्य जीव है उनसे भी संबंधित है, दुर्लभ वन जीवों से भी है, विलुप्त जातियों से भी संबंधित है। नेक्स्ट है कि सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये अपने अलवर में स्थित है। फिर है सर्वाधिक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है किसमें, एंथ्रासाइट कोयले में सर्वाधिक मात्रा में जो अपने कार्बन होता है उसकी मात्रा उपस्थित होती है। अब अगला है अपना अपशिष्ट इसका प्रबंधन, ये भी अपने रीट लेवल पर दिया गया है, तो इसको भी अपने को देखना होगा। इसमें क्या है, तो देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है अपना जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है। तो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु जो सबसे उपयुक्त तकनीक है वो कौन सी है, वो भस्मीकरण, किसी भी चीज को जलाकर भस्म कर देना। नेक्स्ट है अपना पुनर्चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार है, तो पुनर्चक्रण जो धात्विक अपशिष्ट होता है उसके लिए उत्तम उपचार है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है भारत के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा कितना निकलता है, तो ये निकलता है 4 से 6 किलोग्राम। कितना, 4 से 6 किलोग्राम। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है अपना कि जैविक खाद किससे बनाई जा सकती है, तो ये अपने घरेलू कचरे से भी बनती है और कृषि अपशिष्टों से भी बनती है। चलिए इस चैप्टर के भी अपन ने सारे वस्तुनिष्ठ देख लिए हैं। आगे है अपना पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। फ्रेंड्स ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, अपने रीट लेवल पर दिया गया है, तो पूरा अच्छे से इसको भी करना है। तो देखिए इसका पहला प्रश्न है अपने वस्तुनिष्ठ के निम्न में से कौन सा पादप अनाज नहीं है, तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा पादप अनाज नहीं है, जो चना है वो अनाज नहीं है, वो क्या है, वो दाल है। नेक्स्ट है आपका इमारती लकड़ी या कास्ट पादप का कौन सा भाग होती है, तो ये अपने होता है द्वितीयक जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। आगे है अपना कि अफीम का कौन सा भाग औषधीय महत्व का है, तो अफीम का जो फल होता है वो अपने औषधीय महत्व का है, उससे औषधि बनाई जाती है। नेक्स्ट है अपना राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, तो वो है अपनी खेजड़ी, जिसको अपन कहते हैं प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका साइंटिफिक नाम है, ओके याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुष्पक्रम से प्राप्त सब्जी है, तो वो फूल गोभी। फूल गोभी क्या है, अपने पुष्पक्रम से प्राप्त सब्जी है। नेक्स्ट है आपका मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एपीकल्चर। आगे है आपका कि मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मक्खियां पाई जाती है, हमने पता है 3 प्रकार की पाई जाती है, नर, मादा और रानी मक्खी। नेक्स्ट है आपका रेशम प्राप्त किया जाता है, रेशम किससे प्राप्त किया जाता है, ये अपनी कोकून से प्राप्त किया जाता है। लास्ट है अपना मुर्गी पालन का प्रमुख उत्पाद क्या है, तो जो अंडे हैं वो मुर्गी पालन के प्रमुख उत्पाद है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर देख लीजिए। नेक्स्ट है अपने पृथ्वी की संरचना, ये अपने रीट लेवल पर नहीं है, तो ये अपने को यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मांड एवं जैव विकास, ब्रह्मांड और जैव विकास। अपने वैसे तो सौर परिवार का दिया हुआ है, लेकिन अपने को ब्रह्मांड की कोई इससे लेना देना नहीं है कि ब्रह्मांड है उसमें कैसे जीव का विकास हुआ, ये भी अपने रीट लेवल पर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आपका पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, ये अपने अंतरिक्ष के बारे में अपने को कुछ यहाँ पर बताया हुआ नहीं है, अपने रीट लेवल पर सौर परिवार के बारे में अपने को पढ़ना है, ना कि अंतरिक्ष में अपने जीवन की खोज के बारे में पढ़ना है। तो ये भी अपने चैप्टर में अपने सिलेबस में नहीं है। फिर है भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियाँ,
ये भी अपने रीट लेवल सेकंड पर नहीं है, रीट लेवल फर्स्ट पर तो ये फिर भी पूछा जाता है, रीट लेवल फर्स्ट पर है, इसीलिए अपने को ये फिर भी अपने को देखना ही पड़ेगा। तो देखिए इसमें भी अपन फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अभियांत्रिकी की कौन सी शाखा में अध्ययन किया? तो उन्होंने कौन सी शाखा में किया था? उन्होंने एरोनॉटिकल्स में अध्ययन किया था। नेक्स्ट है सर CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला? तो वो 1930 में मिला था। नेक्स्ट है पक्षी विज्ञानी कौन है? डॉक्टर सलीम अली है। नेक्स्ट है अपना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये अपना मुंबई में स्थित है। फिर लास्ट है अपना कि चरक संहिता किस भाषा में लिखी गई है? तो वो संस्कृत में लिखी गई है। ओके, अब देखिए अपना नेक्स्ट चैप्टर जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अपने को इसको तो अच्छे से नजरों में से निकालना ही है, साथ ही साथ इसके जो प्रश्न उत्तर है उनको भी अच्छे से याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसके पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि किसी पारिस्थितिकीय तंत्र के संतुलन की मापक इकाई क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रजाति। सेकंड है विश्व में कृषि सहयोग के हिसाब से भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है अपने 7वें स्थान पर। नेक्स्ट है अपना विश्व में कुल कितने जैव विविधता तत्व स्थल हैं? तो ये अपने 34 है। कितने हैं? 34 है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये अपनी गांगेय डॉल्फिन है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा जैव विविधता तत्व स्थल भारतीय क्षेत्र में आता है? तो अपने जो इंडो बर्मा है वो भारतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। कब? 22 मई को। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 2010 में मनाया गया। फिर है अपना आज लगभग कितनी जंतु प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं? तो 4000 जो प्रजातियां हैं जंतुओं की वो लगभग अपने विलुप्त होने के कगार पर हैं। फिर नेक्स्ट है अपना निम्न में से कौन सा जीव भ्रामक धारणाओं के कारण ग्रामीणों द्वारा मारा जाता है? तो गोडावण जो है वो भ्रामक धारणाओं के कारण मारा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोडावण का सेवन करने से क्या होता है? पौरुष शक्ति में वृद्धि होती है, जो पौरुष शक्ति होती है उसमें वृद्धि होती है। इस अंधविश्वास के कारण गोडावण का बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है। नेक्स्ट है अपना कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो। ओके, तो देखिए ये अपन ने पढ़ लिया। लास्ट है अपना सड़क सुरक्षा शिक्षा, ये आपको बस जनरल सी नॉलेज दी गई है, इसमें कोई आपके क्वेश्चन आंसर्स आते नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने पूरा जो अपना चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। क्लास 10th जो साइंस है उसका पूरा अपन ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें मैंने आपको कराए हैं वो आपको अच्छे से याद रखने अपने सिलेबस में है। सिलेबस के बाहर का कुछ भी नहीं कराया है। ऑथेंटिक बुक है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, 2019-20 का संस्करण है। तो अच्छे से इनको आपको याद रख लेना है और घोल कर पी जाना है। इनमें से ही क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं सारे नए हैं, उनको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका वीडियो खत्म करती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल पर अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।